हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड टॉर्क कर्व्स के बारे में डीसी मशीन के। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने टॉर्क बताया था और अगर उससे और थोड़ा प्रीवियस चले जाते हैं तो उसके अंदर हमने डीसी जनरेटर के बहुत सारे कर्व्स डिस्कस करे थे। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नेटाइजेशन कर्व्स एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इन सबको हमने बहुत डिटेल में देखा था। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं मोटर के बारे में। मोटर के भी कुछ कर्व्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्पीड कर्व हो गया, टॉर्क कर्व हो गया, स्पीड टॉर्क कर्व हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ कर्व्स देखेंगे। इसके बाद एक लेक्चर फर्दर मैं इसकी सीरीज में बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स डीसी मशीन के एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात कर लें इस लेक्चर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज़ कि क्या रिलेशन है करंट का, आर्मेचर करंट का, स्पीड का और टॉर्क का डीसी मोटर में। सेकंड पॉइंट, कैसे डीसी शंट मोटर जो होती हैं उनको हम लोग कांस्टेंट स्पीड ड्राइव क्यों कहते हैं ऐसा उनको। ठीक है। थर्ड पॉइंट कि स्पीड और टॉर्क जो होता है, ठीक है, इज अफेक्टेड बाय आर्मेचर करंट इन कंपाउंड मोटर, यानी कंपाउंड मोटर के अंदर स्पीड और टॉर्क कैसे अफेक्ट होता है आर्मेचर करंट से। इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर हम लोग इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा हमें। चलिए शुरू करते हैं ना। अगर बात कर लें बेसिक की, बहुत बेसिक जो मेनली होता है कि अगर जनरेटर है हमारे पास, तो जनरेटर का जो आउटपुट होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास वोल्टेज एंड करंट। ठीक, तो जनरेटर है उसका आउटपुट क्या मिलेगा, एक तो मुझे वोल्टेज मिलता है ईजी जो इंपॉर्टेंट होता है, और एक होता है करंट, आर्मेचर करंट आई ए। क्लियर हो गया। नाउ अगर मोटर की बात कर लें, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक आउटपुट होता है, ये दोनों की चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई इलेक्ट्रिक आउटपुट। ठीक, तो जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक आउटपुट देता है। नाउ अगर मोटर की बात कर लें, मोटर की, तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हमें मिलती है स्पीड और एक मुझे मिलता है टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, और ये मोटर की स्पीड। ये जो चीज़ें होती हैं ये होती है मैकेनिकल पावर, यानी कि मैकेनिकल पावर होती है, मैकेनिकल पावर। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक पावर अगर हम बात करेंगे तो हमें जनरेटर मिलती है, मोटर की बात करते हैं तो मुझे मैकेनिकल पावर मिलती है। पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपको बताया था कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं डीसी मोटर के अंदर। ठीक, उसको मैं बता चुका हूँ। नाउ टॉर्क कैसे डेवलप होता है ये भी मैं बता चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बड़े ही स्पेशल टॉपिक की, जो कि है करंट और टॉर्क का बीच का रिलेशन, यानी कि टॉर्क टॉर्क और आर्मेचर करंट को हम लोग इनके बीच में कैसे कर्व बनेगा, क्या रिलेशनशिप होता है, इसको डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्पीड, स्पीड और करंट के रिलेशन के बीच में। ठीक, समझ में आ गया। तो ये जो लेक्चर है ये पूरा पूरा डेडिकेटेड है। इसके अंदर हम लोग आर्मेचर करंट और टॉर्क पे क्या असर पड़ेगा मोटर के अंदर बनने वाले, और आर्मेचर करंट और उसकी स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको इस पूरे लेक्चर में जो साथ चलेंगे हमारे। पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की अगर बात कर लें तो होता है कांस्टेंट इंटू फाई एफ इंटू आई ए। ठीक, एक फॉर्मूला ये होता है जो इस पूरे लेक्चर में हमें यूज़ करेंगे हम लोग। नाउ स्पीड मतलब जिसमें हम लोग आई ए का रिलेशनशिप, ठीक है, टॉर्क और आई ए के बीच का रिलेशनशिप जो शो करता है, एक फार्मूला ये होता है। नेक्स्ट फार्मूले की अगर बात कर लें स्पीड की, तो स्पीड का जो फार्मूला होता है एन, वो होता है तुम्हारा बैक ईएमएफ डिवाइड बाई के फाई। क्लियर है। यहाँ पे फाई फील्ड करंट होता है, फील्ड फ्लक्स होता है। ठीक है, इसी को अगर हम लोग बात कर लेते हैं मोटर के ईबी को, अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट से ब्रेक करते हैं तो वो आ जाता है तुम्हारा वी टी माइनस का आई ए आर ए, ठीक है, डिवाइड बाई के फाई एफ। ये तो ये वाला फार्मूला सेकंड फार्मूला है जिसको मैं इस पूरे लेक्चर में हम लोग यूज़ करेंगे। समझ में आ गया। तो ये दो फार्मूले बहुत बेसिक से हैं, इनको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग इस लेक्चर में स्पीड, टॉर्क, कर्व और इन सबको समझने में यूज़ करेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए शंट मोटर की, सबसे पहले अगर हम लोग शंट मोटर लेते हैं, ठीक है, तो शंट मोटर की जो खास बात होती है इस केस में, जो तुम्हारा फाई होता है, फाई फील्ड, वो किसकी वजह से आता है, वो आई फील्ड की वजह से आता है। और इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग, वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होती है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, इसी के अंदर कर्व बनाते हैं टॉर्क का। टॉर्क और करंट के बीच का क्या रिलेशन है उसको जरा देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होता है वो इक्वल टू के टाइम्स फाई एफ इंटू आई ए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम ऐसी मशीन ले लेते हैं जिसके अंदर हमने फाई एफ को कांस्टेंट है। ठीक, अगर फाई एफ को तुम क्या करते हो, कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए के। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा आई ए के। नाउ बहुत सिंपल सा, अगर इसका कर्व बना लेते हैं हम लोग, तो कर्व कैसे बनेगा, सिंपल सा आपको क्या करना है, आप एक्स एक्सिस पे हम लोग करंट ले लेंगे आई ए, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टी ई। ठीक, तो ये कर्व जो होगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई ए के है, तो ये कर्व सीधा लीनियर लाइन एक आपको मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, ये कर्व अगर आगे बढ़ाते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द आई रेटेड करंट, अगर ये आई रेटेड है
तो इस करंट की वैल्यू तक कर्व जो है लगभग आपका लीनियर जाता है। पर जब हम लोग हाई वैल्यू में एंटर करते हैं, यानी कि अबव रेटेड जाते हैं करंट को, या करंट की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा हाई कर देते हैं, इन दैट केस कर्व लीनियर ना जाके सैचुरेट हो जाता है। ये समझ में आ गई है। अब ये क्यों हो रहा है, इसको बड़ा ध्यान से समझो। क्योंकि IA जो है, IA आर्मेचर करंट, ये जन्म देता है आर्मेचर रिएक्शन को, और आर्मेचर रिएक्शन जो होता है इसकी वजह से होता है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण क्या होगा, जो φF है जिसको मैंने कांस्टेंट लिया हुआ था वो रिड्यूस होने लग जाएगा, और φF जब रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो भी क्या होगा, रिड्यूस होने लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है, सैचुरेट होने लगता है। करंट बढ़ाओगे तो φF क्या हो रहा है, अगर इसकी बात करी जाए, ठीक, तो φF तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है, IA इंक्रीज हो रहा है, तो कर्व जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरफ सैचुरेट होने लगता है। समझ में आ गया, एक फैक्टर रिड्यूस हो रहा है, एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो नेट इफेक्ट न्यूट्रलाइज। तो इसीलिए टॉर्क, ये जो तुम्हारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसीलिए अगर तुम क्या करते हो, आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को इंक्लूड कर देते हो, इंक्लूडिंग आर्मेचर रिएक्शन, अगर तुम आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को इंक्लूड करोगे तो कर्व क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, और सीधे कब जाएगा, अगर हम निगलेक्ट कर देंगे, अगर हम लोग निगलेक्ट कर देंगे आर्मेचर रिएक्शन को, यानी कि अगर आर्मेचर रिएक्शन तुमने निगलेक्ट कर दिया तो कर्व क्या बनेगा, टॉर्क और करंट का सीधा कर्व जाएगा। लेकिन अगर तुमने आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूड करा तो कर्व सैचुरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आएगा आर्मेचर रिएक्शन से, और वो क्या करेगा, तुम्हारे जो फील्ड फ्लक्स है उसे डाउन करने लगेगा, डीमैग्नेटाइज करेगा। वहीं पे तुम IA बढ़ा रहे हो तो टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नाउ इसी कड़ी में नेक्स्ट पार्ट आता है, यानी कि हम लोग बात करेंगे अब स्पीड की, N और IA के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम जानते हैं, अगर हम बात करें किसकी, शंट मोटर की बात कर रहे हैं, शंट, क्लियर हो रहा है। अगर शंट में बात कर रहे हैं तो N इक्वल टू होता है EB डिवाइड बाई, ठीक, डिवाइड बाई K∅। ठीक है, और मैं जानता हूँ अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करी जाए तो VT जो होता है वो इक्वल टू EB प्लस में IARA होता है। ये मैं इक्विवेलेंट सर्किट में बता चुका हूँ। तो EB की जगह क्या लिख सकते हैं, VT माइनस का IARA लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई K∅, क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो, अगर इस पूरे प्रोसेस को तुम ध्यान से देखो तो N इक्वल टू आ जाएगा VT अपॉन में K∅, माइनस का IARA अपॉन में K∅। ठीक है, अब अगर इस पूरे रिलेशनशिप को ध्यान से देखा जाए तो ये तुम्हारा जो रिलेशनशिप निकल के आया है, ये तुम्हें IA और N के बीच का रिलेशनशिप डायरेक्ट दे देगा। यानी कि अगर बात की जाए तो जैसे जैसे आप IA को राइज अप करोगे तो वैसे वैसे स्पीड क्या होगी, डाउन होती चली जाएगी, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये क्या है, नेगेटिव में काम कर रहा है। समझ में आ रही होगी। तो ये कर्व सिंपली क्या होगा, आपका डाउन में जाएगा, यानी जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे आर्मेचर का, वैसे वैसे उसकी जो स्पीड है मोटर की वो क्या होगी, रिड्यूस होने लग जाएगी। नाउ अगर इस कर्व की स्टार्टिंग की बात की जाए, यानी कि N0 की बात की जाए, स्टार्टिंग पॉइंट N0 मतलब नो लोड स्पीड, N0 अगर हम लोग नो लोड स्पीड ले लें, नो लोड स्पीड, ठीक है, तो N0 क्या होगा, नो लोड स्पीड पे खास बात क्या होती है, जो आर्मेचर करंट होता है वो जीरो होता है। सिंपल सी याद रखना, नो लोड स्पीड चाहे जनरेटर हो या मोटर हो, आपको IA तुरंत ही जीरो कर देना है। तो नो लोड के केस में करंट जीरो होगा। अगर नो लोड के केस में करंट जीरो है तो N का जो फॉर्मूला था इक्वल टू VT अपॉन में K∅ माइनस का IARA अपॉन में K∅। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ जीरो हो गई, यानी कि N नो लोड निकल के कितना आएगा, VT अपॉन में K∅। इतनी स्पीड पे मोटर चल रही होगी जब आपने उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं लगाया होगा। यानी कि मोटर जो होगी, अगर नो लोड नहीं लगाओगे तब भी मोटर आपकी रन कर रही होगी एक कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि देखो आपने φF को कांस्टेंट रखा हुआ है, φF कांस्टेंट ले लिया है। ठीक है, VT भी कांस्टेंट लिया हुआ है। ठीक, तो ऐसे में कांस्टेंट स्पीड से मोटर आपकी रन करती मिल जाएगी। ठीक, तो अगर कर्व की बात कर ली जाए, अगर हम लोग कर्व बना लेते हैं तो कर्व कैसा बनेगा, कर्व को बहुत ध्यान से देखना। ठीक, ये हो गया IA, ये हो गया स्पीड N, और ये हो गई इसकी नो लोड स्पीड। ठीक है, तो नो लोड स्पीड का कर्व कुछ इस तरीके से डैश डैश बना लेते हैं, नो लोड पे रहेगा। ठीक, लेकिन अब क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना इसको, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। आप जैसे क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, IA की वैल्यू को राइज अप कर रहे हो। अगर हम बात करें IA की वैल्यू की, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, इस पूरे कर्व में IA की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो जब तुम IA बढ़ाओगे, इस फॉर्मूले पे दोबारा आते हैं, जैसे जैसे आप क्या करोगे, IA को बढ़ाओगे, जब तुम IA को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, राइज अप होना शुरू होगा, यानी कि क्या होगा, नेट स्पीड क्या होगी, डाउन होना शुरू होगी। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस पिक्चर में आता है, वो फैक्टर है φF। इसका बड़ा ध्यान से देखना। अगर φF की बात की जाए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था टॉर्क वाले कर्व में, अगर तुम इस
आर्मेचर करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो होगा वो भी बढ़ता जाएगा। और ये जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है ये क्या करेगा, नेट फ्लक्स फाई एफ को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जैसे जैसे यानी कि आई ए की अगर तुम राइज अप करोगे तो फाई एफ क्या होगा, रिड्यूस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर फाई एफ रिड्यूस होगा तो स्पीड क्या होगी, राइज होगी। क्लियर हो रहा है। तो देखो दो फैक्टर काम कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर हम लोग बात करें तो टू फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं स्पीड पे। क्लियर है। आईए को जब तुम राइज अप करोगे, आईए को जब तुम राइज अप करोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो माइनस आई ए आर ए का जो फैक्टर है, ठीक, ये फैक्टर जो है ये राइज अप हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, स्पीड जो होगी वो रिड्यूस होगी। एक और फैक्टर है वो है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट से फाई एफ की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होगी। और फाई एफ अगर रिड्यूस होगा तो जैसा कि फॉर्मूले में बताया हुआ है, अगर फाई को कम करोगे तो स्पीड बढ़ेगी। ऑब्वियस सी चीज़ है, स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड फ्लक्स के। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, स्पीड जो होगी यानी कि एन वो क्या होगी, राइज अप हो जाएगी। तो देखो एक फैक्टर यानी कि अगर तुम आई ए को बढ़ा रहे हो तो एक फैक्टर तो उसकी स्पीड को कम कर रहा है और दूसरा फैक्टर क्या कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है। तो नेट स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो अगर हम डायग्राम बना लें यानी कि अगर स्पीड और करंट की बात कर लें तो ऑलमोस्ट कर्व जो होगा वो लीनियर यानी कि ऑलमोस्ट आपका लगभग लगभग कांस्टेंट ही रहता है। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे बहुत स्मॉल सा फॉल होगा यानी कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है लोड के साथ। समझ में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ची पॉइंट है, इसको मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक, यानी कि ये कब मिलेगा, ये मिलेगा अगर तुम विद आर्मेचर रिएक्शन, अगर आप आर्मेचर रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हो। नाउ अगर मान लेते हैं मुझसे कोई कहता है कि आप आर्मेचर रिएक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं, अगर हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को निगलेक्ट करेंगे तब क्या होगा। तो देखो अगर तुम आर्मेचर रिएक्शन को निगलेक्ट कर दोगे तो ये वाली जो साइकिल है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, इसको हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा, केवल ये वाला पार्ट रह जाएगा। तो अगर आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, स्पीड क्या होगी, केवल डाउन होगी। जरा वो भी बना लेते हैं। अगर आर्मेचर रिएक्शन को नहीं लोगे तो कर्व कुछ इस तरीके से डाउन की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये हो गया विदाउट विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो जैसे जैसे तुम करंट की वैल्यू बढ़ाना शुरू करोगे, अगर आर्मेचर रिएक्शन ले रहे हो तो स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। अगर आर्मेचर रिएक्शन निगलेक्ट कर रहे हो तो स्पीड क्या होगी, लगातार फॉल होती चली जाएगी, लगातार स्पीड आपकी गिरती चली जाएगी। ठीक है, बहुत तेज रेट से। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ से क्योंकि ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड है ये, ठीक है, इसीलिए जो तुम्हारी डीसी शंट मोटर्स होती है, डीसी शंट मोटर्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कांस्टेंट स्पीड ड्राइव कहते हैं। कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव भी कहा जाता है या मोटर्स कहा जाता है। याद रखना, ये इसी बार के यूपीपीएससी के एई एग्जाम में पूछा गया था। यूपीपीएससी के एई में ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी मशीन जो होती है जिसकी जो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के नाम से जानी जाती है। तो याद रखना डीसी शंट मोटर्स हैं। अगर आप आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड कर रहे हो, कुछ नहीं दे रखा है तो आप इंक्लूड ही करोगे। ठीक है, याद रखना हमेशा आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूड करोगे। अगर तुमसे स्पेशल कंडीशन दी गई है कि आर्मेचर विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, देन आप उसको ये वाला कर्व लोगे। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो डीसी शंट मोटर जो होती हैं वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड ड्राइव आती हैं। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे सिंपली बताया हुआ है कि ये वाला जो पॉइंट था मैंने बताया था। ठीक है, रीजन ये वाला कि आई ए जैसे बढ़ाओगे तो एक ही फैक्टर जो है वो स्पीड को रिड्यूस करेगा, दूसरा फैक्टर जो आर्मेचर रिएक्शन का फैक्टर वो स्पीड को बढ़ाएगा, तो नेट स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, आई होप जी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, डीसी सीरीज के बारे में जरा बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। डीसी सीरीज को देखते हैं। डीसी सीरीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड एन और आई ए के बीच के रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड की अगर बात करोगे तो एन इक्वल टू होता है वी टी माइनस का आई ए, यहाँ पे आर ए प्लस आर सीरीज एक और एडअप हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई के कांस्टेंट हो गया, फाई सीरीज प्लस फाई एफ, एक फील्ड वाइंडिंग हो गया। ठीक है, और एक तुम्हारा क्या हो गया सीरीज का, सॉरी ये फाई सीरीज ही रहेगा, गलत हो गया, ये वाला वाई फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको रब कर देते हैं। ओके, ठीक, तो यानी कि फाई एफ होगा, फाई सीरीज जो तुम्हारी होगी वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। क्लियर हो गई यहाँ पे, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग यूज़ करते हैं हम लोग, फील्ड वाइंडिंग। ये कंपाउंड जब मैं यूज़ करूँगा तब यहाँ पे हम लोग सीरीज और शंट को लेंगे। ठीक, सीरीज में एक ही लेंगे, तो ये फाई सीरीज आ गई। नाउ अगर इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिख लें तो एन इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई के फाई सीरीज, ठीक है, माइनस का आई ए, ठीक, आर ए प्लस आर सीरीज डिवाइड बाई के फाई सीरीज। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट यहाँ पे कि इसको जरा देख लेते हैं, बहुत बेसिक सा है
कि अगर 5 सीरीज़ की बात करी जाए, सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग जो फ्लक्स बनाएगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा आई सीरीज़ के, यानी कि सीरीज़ वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है, ये बात पता होगी कि अगर ये मेरी सीरीज़ वाइंडिंग है, सीरीज़ वाइंडिंग, तो इसके अंदर जो बनने वाला फ्लक्स है 5 सीरीज़, वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा आई सीरीज़ के। और ये क्योंकि सीरीज़ में लगी हुई आर्मेचर के, तो ये इक्वल होगा आई ए के। क्लियर हो गया, आई सीरीज इक्वल टू आई ए के बराबर होगा, क्योंकि क्या है, सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक, तो इसको मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो 5 सीरीज है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा आई ए के। ठीक, इसको और थोड़ा सा अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओगे तो 5 सीरीज इक्वल टू स्मॉल के, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू आई ए आ गया। ठीक, अब ये वाला जो टर्म आया इसको हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे। इस फॉर्मूले में अगर आप इसको रखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी टी अपॉन में के इंटू के स्मॉल आ जाएगा, इंटू, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, के इंटू स्मॉल के आ जाएगा, इंटू आई ए आ जाएगा, माइनस का आई ए आर ए प्लस आर सीरीज डिवाइड बाई के इंटू स्मॉल के आ जाएगा, इंटू आई ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आई ए और ये आई ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या, फॉर्मूले में क्या बचेगा, तो स्पीड का जो नया फॉर्मूला निकल के आएगा एन इक्वल टू वी टी अपॉन में के स्मॉल के इंटू आई ए माइनस आर ए प्लस आर सीरीज डिवाइड बाई के इंटू स्मॉल के। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये जो के इंटू स्मॉल के, इसे क्या करो, इसे के डैश ले लो, ये क्या हो गया, के डैश हो गया। ठीक, समझ में आ गया यहाँ पे। तो जो फॉर्मूला निकल के आया रिलेशनशिप फाइनल फार्मूला, वो इक्वल टू वी टी अपॉन में के डैश इंटू आई ए माइनस आर ए प्लस आर सीरीज डिवाइड बाई, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारा टर्म निकल के आया उसको देख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो ये आर ए, ठीक, तो यहाँ से स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आएगा एन इक्वल टू वी टी, यहाँ पे के था, ठीक है, वी टी अपॉन में के डैश कह देते हैं इसको, इस पूरे को के डैश कर देते हैं, के डैश, और यहाँ आई ए था, के डैश इंटू आई ए आ जाएगा, माइनस का आर ए अपॉन प्लस आर सीरीज अपॉन में के डैश। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला तुम्हारा निकल के आया है पूरा क्लियर हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, यहाँ से आपके पास एक रिलेशनशिप सेटअप हो गया हमारे पास पूरा, और ये इक्वेशन निकल के आ गई। नाउ अब इसका कर्व बना लेते हैं। तो अगर इसकी कर्व की बात की जाए तो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हाइपरबोला को, हाइपरबोला। ठीक है, मैथ में आपने पढ़ा होगा इस तरीके की जब भी इक्वेशन आती है तो वो क्या होता है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, कर्व सिंपल है, कर्व आप बना लीजिए। ठीक, ये हो गया हाइपरबोला कर्व, यहाँ पे आई ए आ जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा स्पीड एन। ठीक, तो यहाँ जो कर्व बनेगा वो आपका इस तरीके से कर्व बन जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यहाँ पे ये हाइपरबोला का इस तरीके से कर्व बन जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया तुम्हारा स्पीड और आई ए इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ठीक, आगे चलते हैं। नाउ अगर बात कर लें, अगेन हमारे पास डीसी सीरीज ही है, यानी कि डीसी सीरीज के ही केस में हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं टॉर्क की और आई ए के रिलेशनशिप की। ठीक है, यानी करंट और टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन टॉर्क इक्वल टू के टाइम्स फाई एफ इंटू आई ए था। ठीक है, अब मैंने अभी देखा कि जो फाई एफ होगा, क्योंकि वो सीरीज वाइंडिंग है, तो फाई एफ क्या होगा, फील्ड फाई सीरीज हो जाएगा इंटू आई ए होगा। क्लियर हो गया। और हमने अभी पुराने प्रीवियस केस में देखा था कि के फाई सीरीज के मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल के इंटू आई ए लिख सकता हूँ, इंटू आई ए, और इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, के डैश इंटू आई ए का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आया पूरा का पूरा, वो निकल के आया के डैश इंटू आई स्क्वायर। ठीक, अब के डैश कांस्टेंट है, यानी कि इसको फॉर्मूले को मैं क्या इंटरप्रेट करूंगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा आई ए के स्क्वायर के। ठीक है, आई ए के स्क्वायर के। और ये जो होता है ये क्वेश्चन किसकी होती है, ये होती है पैराबोला की, पैराबोला। ठीक है, तो डीसी सीरीज में अगर तुम स्पीड और करंट को बनाओगे तो हाइपरबोला बनेगा, और अगर तुम टॉर्क और करंट के बनाओगे तो पैराबोला बनेगा। उसको ही बना लेते हैं, पैराबोला कैसे बनेगा, तो इसको जरा जल्दी से कर्व को ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक ये हो गई वाई एक्सिस, दिस वन इज द एक्स एक्सिस पे आई ए ले लो, इधर टॉर्क ले लो टी ई। ठीक, तो कर्व कैसे बनेगा, कर्व आपका जाएगा पैराबोला। पैराबोला किस तरीके से, यहाँ से ये जाएगा। समझ में आ रहा है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो कर्व आपका ये जाएगा, यानी कि डीसी सीरीज मोटर में। क्लियर हो गया, ये हो गया तुम्हारी डीसी सीरीज में। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अगर मान लेते हैं हम लोग हायर वैल्यूज़ पे जाते हैं, यानी कि यहाँ तक तो करंट की वैल्यू हमने आई ए ली हुई है। ठीक, आइए अगर रेटेड ले लेते हैं इसको, अगर इससे आगे जाते हो यानी कि हायर वैल्यूज़ पे जाते हो, तब देखो तो ऐसे केस में अगर आप हायर वैल्यूज़ पे जाएंगे तो जो फाई एफ है वो क्या होगा, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा।
क्लियर हो गया यहाँ पे। और जो तुम्हारा आई यानी कि जो हमने इक्वेशन बनाई थी टॉर्क की टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ठीक इक्वल टू सैचुरेशन के कारण, क्योंकि फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा आई की जब वैल्यू राइज अप करते जाओगे तो एक तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट भी पिक्चर में आ रहा है प्लस सैचुरेशन भी पिक्चर में आ रहा है। तो ये कर्व जो होगा ऐसे केस में कर्व सीधे ऊपर ना जाके कुछ इस तरीके से सैचुरेट होने लगेगा। समझ में आ रही है? ये ड्यू टू ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है जो फ्लक्स है फाई है वो क्या हो रहा है सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा ज़्यादा वैल्यू अगर बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि जो फील्ड इसमें जो फील्ड फ्लक्स होता है वो सीरीज वाइंडिंग में वो आई ए के ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे तुम आई ए की वैल्यू बढ़ाते जाओगे फील्ड फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा और एक समय आके वो कर्व सैचुरेट हो जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है? ये सैचुरेशन की वजह से तो कर्व जो टॉर्क हमने लिया था वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था फाई एफ इंटू आई ए के। ठीक, तो ये जो टॉर्क आई जो फाई एफ है ये क्या होगा सैचुरेट हो जाएगा और ये जो सैचुरेट होगा इसकी वजह से भी कर्व जो होगा वो न्यूट्रीफाई होने लगेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अच्छा एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर मैंने आर्मेचर रिएक्शन को निगलेक्ट किया है। आर्मेचर रिएक्शन नहीं लिया, मैं शुरुआत में बता रहा था फाई एफ को रिड्यूस, लेकिन उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी ये, इसलिए मैंने आर्मेचर रिएक्शन को यहाँ पे निगलेक्ट किया हुआ है। केवल और केवल सैचुरेशन का इफेक्ट इंक्लूड किया है इसमें। ठीक समझ में आ रहा है? तो फाई एफ का सैचुरेशन इफेक्ट इंक्लूड किया है। सही, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप सैचुरेशन करोगे तो ऑब्वियस चीज़ है जो आई ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट के जाके मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ पे फाई एफ जो है वो सैचुरेट हो गया है, सैचुरेट हो गया। तो ऐसे में जब फाई एफ सैचुरेट हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था फाई एफ और आई ए के। जब ये सैचुरेट हो गया है तो टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए के, क्योंकि अब क्या होगा फाई एफ जो है वो बढ़ेगा ही नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा सैचुरेशन की वजह से। तो अब कर्व क्या जाएगा सीधी लाइन जाएगी, तो यहाँ से कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन जाने लगता है ये इस तरीके से। समझ में आया? तो पहले पैराबोला जाएगा, देन जब फाई एफ सैचुरेट हो जाएगा इस पॉइंट पे जाके कर्व जो होगा वो सीधे जाने लगेगा स्ट्रेट लाइन में। क्लियर हो गया ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं कंपाउंड मोटर की, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंपाउंड मोटर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड में याद रखना कंपाउंड के अंदर हम लोग कौन सा ले रहे हैं क्यूमुलेटिव का केस लेंगे, क्यूमुलेटिव, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज होती है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है जिसके अंदर सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स एक दूसरे के साथ एडअप होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्यूमुलेटिव मशीन की केवल बात करेंगे, क्यूमुलेटिव मोटर्स की। डिफरेंशियल यहाँ केस नहीं ले रहे हैं क्योंकि डिफरेंशियल में क्या होता है दोनों एक दूसरे के निगेटिव में होते हैं और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यूमुलेटिव ही यूज़ होती है, डिफरेंशियल मोटर कहीं यूज़ नहीं होती। ठीक, तो अगर क्यूमुलेटिव की बात कर लेते हैं तो स्पीड एन इक्वल टू निकल के आ जाएगा अगेन वी टी माइनस का, हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं स्पीड और आई के बीच का रिलेशनशिप सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें पहले। तो स्पीड एन इक्वल टू वी टी माइनस का आई ए, ठीक, आर ए प्लस आर सीरीज, क्लियर है, अपॉन में के फाई जो होगा वो फाई शंट प्लस फाई सीरीज हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको बड़े ध्यान से देखना, इसी इक्वेशन को, यहाँ पे हमने रिलेशनशिप हमें मिल गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग आई ए की वैल्यू को राइज अप करते हैं, आई ए की वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो इस आई ए की वैल्यू को अगर तुम इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा फाई सीरीज जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग जो होगी ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी आई ए के। ठीक, अभी हमने पुराने लेक्चर में देखा था, तो इससे फाई सीरीज बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा डिनोमिनेटर जो होगा डिनोमिनेटर वो क्या होगा राइज अप होना शुरू होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब तुम आई ए की वैल्यू को बढ़ाते हो तो जरा ऊपर वाले फैक्टर को देखो, इस वाले फैक्टर को, इसमें अगर आई ए की वैल्यू बढ़ाते हो तो इसकी वजह से क्या होगा जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा न्यूमरेटर। समझ में आ रहा है? तो देखो एक फैक्टर तो तुम्हारी बढ़ा रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर जब तुम आई ए की वैल्यू को राइज अप करोगे तो डिनोमिनेटर जो होगा वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा एन की स्पीड क्या होगी डाउन होगी। और दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर, ठीक, दूसरा फैक्टर ये है तुम्हारा, यानी कि इसकी बात कर लेते हैं, अगर इसको अगर तुम बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू क्या करेगा ये भी डाउन कर रहा है, यानी कि ये क्या करेगा स्पीड को ये भी डाउन करेगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों के दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं सपोर्ट में काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं नेट जो तुम्हारा वो है क्या कहते हैं उसको स्पीड है उसको क्या कर रहे हैं गिराने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो कर्व बनेगा वो क्या होगा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ कर्व बनेगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? यानी अगर इसका कर्व बना लेते हैं ठीक स्पीड का, तो अगर ये हमारी नो लोड स्पीड है एन नॉट, तो ये हमारी अगर लाइन है ये आई ए है, तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो कर्व अगर शंट का फॉर एग्जांपल अगर शंट का ये था, ये शंट का था, तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड का कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा क्यूमुलेटिव का, क्यूमुलेटिव। क्लियर हो रहा है? रीज़न क्या है, रीज़न इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है
दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों की दोनों मिलके स्पीड जो है एन उसको रिड्यूस कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। जबकि शंट में हमने क्या देखा था, शंट के अंदर एक था आर्मेचर रिएक्शन जो कि स्पीड को क्या कर रहा था, राइज अप कर रहा था, और एक था IARA जो क्या कर रहा था, स्पीड को डाउन कर रहा था। इसलिए क्योंकि दोनों अपोजिट थे, इसीलिए ये क्या करेंगे, स्पीड को गिरने नहीं देंगे एकदम से। लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की दोनों स्पीड को डाउन कराने का काम कर रहे हैं, इसीलिए बहुत तेजी से ही फॉल आउट होती चली जाती है इसकी स्पीड। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, नो लोड स्पीड 0 होगी कि एन नॉट होगी वो भी देख लेते हैं। तो अगर नो लोड की बात कर लें, इसी में नो लोड की अगर बात करोगे तो आईए की वैल्यू तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, 0 लोगे तो आईए की वैल्यू जैसे 0 लोगे ये गायब हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। तो आउटपुट में मुझे कितना मिलेगा, एन नॉट की अगर बात कर लें, एन नॉट कितना मिलेगा, तो एन नॉट तुम्हें मिलेगा, एन नॉट इक्वल टू VT अपॉन में K फाई शंट। यही सेम होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है एन नॉट शंट का। तो शंट मोटर का जो नो लोड स्पीड होती है वो, और कंपाउंड की जो नो लोड स्पीड होगी वो दोनों की दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और ये कितना होगा, VT अपॉन में K फाई शंट। समझ में आ रहा है। तो ये VT अपॉन में K फाई शंट से, यानी कि स्टार्ट दोनों यहीं से होंगे, पर जैसे जैसे तुम आईए बढ़ाते जाओगे तो दोनों के बीच में जो क्यूमुलेटिव है वो बहुत ज़्यादा स्पीड उसकी डाउन होती चली जाएगी, और वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड उसकी डाउन हो जाएगी एज कम्पेयर टू शंट, काफ़ी तेज़ी से डाउनफॉल होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं टॉर्क की, यानी कि और टॉर्क और आईए के बीच का रिलेशनशिप किसमें, कंपाउंड में। तो जरा उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो फॉर्मूला सिंपल है। टॉर्क की अगर बात कर लें तो टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होता है इक्वल टू होता है K टाइम्स फाई, ठीक, K टाइम्स फाई शंट प्लस फाई सीरीज होगा, क्योंकि दोनों फ्लक्स एडअप होते हैं क्यूमुलेटिव में, इनटू आईए। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग पूरा सारा सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एट नो लोड, अगर नो लोड का केस ले लोगे, एट नो लोड, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, आईए की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आईए की वैल्यू 0 होने से फाई सीरीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और फाई शंट जो होगा वो क्या रहेगा, फाई शंट रहेगा, 0 नहीं होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती रहेगी। तो ऐसे केस में जब तुम्हारा आईए 0 करोगे तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क भी इसके 0 होने से टी क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि टी 0 होने का मतलब क्या हुआ, कर्व जो होगा, कर्व स्टार्ट होगा फ्रॉम 0, स्टार्ट फ्रॉम 0। क्लियर हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब तुमने आईए को 0 रखा एट नो लोड तो फाई सीरीज 0 और टॉर्क 0, दोनों के 0 0 हो गए। तो यानी कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, कर्व की अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो कर्व आपका स्टार्ट होगा 0 से, यहाँ से। ठीक, नाउ आगे चलते हैं। अगर आगे और किसी केस की बात की जाए, यानी कि एट अदर लोड, एट लोड की बात कर ली जाए, तो देख लेते हैं। तो देखो तुम जब आईए की वैल्यू को राइज अप करोगे उससे क्या होगा, फाई सीरीज की वैल्यू भी राइज अप होगी। क्लियर है। यहाँ पे शंट कांस्टेंट है, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में कर्व जो होगा वो राइज अप शुरू होगा, राइज करेगा, शंट से ज़्यादा राइज करेगा। क्योंकि अगर शंट की बात करते तो टॉर्क शंट में टी शंट, ठीक है, तो टी शंट की अगर बात करते तो इक्वल टू K फाई शंट इंटू आईए होता। ठीक है, इसमें ये चीज़ थी, ये क्या थी, कांस्टेंट था। तो इस केस में ये कांस्टेंट था, तो इस केस में जो करंट राइज अप करने से टॉर्क बढ़ता। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हो तो इसमें क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर फाई सीरीज भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, कर्व को तेजी से राइज करेगा। तो अगर शंट की बात कर ली जाए, शंट का कर्व अगर कुछ, फॉर एग्जाम्पल अगर शंट का कर्व की बात की जाए वो इस तरीके से राइज अप करता, ये हो गया शंट का, जो आगे जाके इस तरीके से बेंट हो जाता, सीधा नहीं जाता। ठीक है, ये हो गया आर्मेचर रिएक्शन कारण। तो क्यूमुलेटिव का जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये हो गया क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव का जो टॉर्क है, टॉर्क, और इस आईए की बात हो रही, तो क्यूमुलेटिव में जो टॉर्क है, ठीक, वो क्या होगा, वो तेजी से राइज करेगा एज कंपेयर टू शंट। समझ में आ गई होगी चीज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, सीरीज भी अगर यहीं पर ड्रॉ कर लें, सीरीज कैसे कर जाएगा, तो सीरीज का कर्व कुछ इस तरीके से पास आउट होगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया सीरीज का। ठीक, तो ये सीरीज हो गया, क्यूमुलेटिव हो गया, शंट हो गया। तो अगर क्यूमुलेटिव की बात करोगे तो क्यूमुलेटिव केस में जो टॉर्क की जो वैल्यू राइज अप होगी वो तेजी से राइज होगी एज कम्पेयर टू शंट। ठीक, तो अगर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं क्यूमुलेटिव वर्सेस शंट को। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा, पहली चीज़ अगर हम लोग स्पीड को देखें तो स्पीड को अगर तुम कंसिडर करोगे तो एन कंपाउंड जो होगी वो क्या होगी, तेजी से फॉल होगी, यानी कि हम कह सकते हैं मोर हायर रेट से डाउनफॉल होगी, रिड्यूस होगी, या कह सकते हैं डाउन होगी एट हायर रेट, एट हायर देन शंट, देन एन शंट विद
आइए इंक्रीज, ठीक है। तो जब तुम करंट को आर्मेचर करंट को बढ़ाना शुरू करोगे तो जो एन कंपाउंड होगा वो तेजी से राइज अप, तेजी से डाउनफॉल होगा, हायर रेट से डाउनफॉल होगा, ठीक है। हायर रेट से डाउनफॉल होगा एज कम्पेयर टू एन शंट, ठीक। दूसरी बात कर लेते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क जो है वो कंपाउंड का, क्यूमुलेटिव कंपाउंड का जो टॉर्क होगा वो तेजी रेट से यानी कि हायर रेट से राइज होगा, यानी कि उसका जो रेट है वो हाई होगा, हायर रेट से राइज होगा देन एज कम्पेयर टू एन टी शंट से, जब तुम आईए को राइज अप करोगे, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश मैंने आपको नहीं बताई है, इसकी लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। काम की चीज़ क्या है कि जो कंपाउंड जो स्पीड जो होगी कंपाउंड मोटर्स की वो बहुत तेज़ी से डाउनफॉल होगी एज़ कम्पेयर टू शंट मोटर की स्पीड के, अगर तुम करंट को बढ़ाते हो। वहीं टॉर्क जो होगा वो उसका रिवर्स इफेक्ट है, टॉर्क जो इंक्रीज होगा आईए बढ़ाने पर वो कंपाउंड मोटर में ज़्यादा तेज़ी से राइज अप करेगा एज़ कम्पेयर टू शंट मोटर, ठीक। समझ में आ गया होगा। नाउ इसको कंबाइन कर लेते हैं लास्ट में। ये देखो ये कर्व बताया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग कर्व थे ये दोनों, जो मैंने सब कुछ बताया है अभी तक आपको उसी को बस कर्व में बताया। ये क्यूमुलेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को। तो देखो क्यूमुलेटिव कंपाउंड की स्पीड आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनफॉल हो रही है एंड सीरीज में, ठीक। इतनी समझ में आ गई होगी, ठीक, ओके। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे जो कि थे कि क्या फ़र्क पड़ेगा स्पीड पे जब हम लोग आर्मेचर करंट को चेंज करेंगे, या फिर आर्मेचर करंट से स्पीड पे, आर्मेचर करंट से मोटर के टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कंसिडर की हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर जो इसके बाद में बनाऊंगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड मोटर्स, स्पीड टॉर्क कर्व ऑफ डीसी मोटर्स, यानी डीसी मोटर के जो स्पीड और टॉर्क के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अभी मैंने इस लेक्चर में नहीं बताया है क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लेक्चर देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और धन्यवाद।